लास्ट क्लास में हमने देखा था रिफ्रैक्शन थ्रू स्लैब, उसके बाद अपेरेंट डेप्थ और अपेरेंट हाइट। एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग उस पर, अपेरेंट डेप्थ पे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन इज एन ऑब्जर्वर कैन सी थ्रू ए पिन होल, an observer can see through a pinhole an observer can see through a pinhole the top end of a thin rod of height small h, placed as shown in the figure, placed shown in the figure। उसके बाद the beaker height is 3h, the height of the beaker is 3h and its radius h। When the beaker is filled with a liquid up to height 2h, he can see the lower end of rod। तो बोल रहा कि then the refractive index of liquid is, ये वैल्यू पूछ रहा क्या होगा। तो डायग्राम इज गिवन, एक यहाँ से दिया हुआ है, यहाँ पे एक पिन होल ऐसे बना हुआ है जिसके थ्रू क्या कर रहा है, वो देख रहा है। तो जब देख रहा है तो यहाँ से उसको कहाँ पे दिख रहा है, वो ये वाला हाइट उसको दिख रहा है। दिस हाइट इज गिवन, द रॉड, यहाँ पे रॉड है, रॉड का हाइट है h और इसका डायमीटर कितना हो जाएगा 2h, डायमीटर इज 2h एंड द टोटल लेंथ इज 3h। टोटल हाइट कितना दिया, 3 हाइट ये दिया हुआ है। तो ये क्या बोल रहा है कि व्हेन द लिक्विड ऑफ अननोन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता इज इमर्स्ड, इसमें जब लिक्विड हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डाल दे रहे हैं, लिक्विड का हाइट कितना है, द हाइट ऑफ लिक्विड इज 2h। तो ये क्या आप देख रहा है, इसके एंड पॉइंट को देख रहा है। तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो होगा, ये पॉइंट अब कहाँ पे आ जाएगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। मतलब ये पार्टिकल को देखेंगे ऐसे करके पार्टिकुलरली, दिस इज r और ये क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे लाइट जा रहा होगा, ये उसको दिख रहा है। पहले कहाँ से दिख रहा था, यहाँ से दिख रहा था, अब कहाँ से दिख रहा है, यहाँ पे वो दिख रहा है। लिक्विड ऑफ हाइट 2h। तो अब बोल रहे फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखो, जब लिक्विड यहाँ पे नहीं था, मतलब क्या, एयर था, तो ये हाइट कितना दिया हुआ है, h। तो ये उसको दिख रहा है यहाँ से, ठीक है, ये उसको दिख रहा है। तो इंटरफेस है, इस कंडीशन पे जो एंगल बना रहा होगा वही एंगल ये वाला होगा, r। बाद की बात कर रहे हैं, r में तो कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो अब देखो यहाँ से टोटल हाइट इज 2h लिक्विड है, तो ऊपर कितना हो जाएगा, h होगा, और ये डायमीटर था 2h, तो ये वैल्यू क्या होगा, h। दैट मीन्स दिस एंगल इज इक्वल्स टू 45, 90, 45।
तो बोल रहे कि जब कहाँ पे था, एयर था, तो दिस एंगल इज आई डैश इज इक्वल टू 45। डायरेक्टली लिख सकते हैं टेन थीटा या टेन आई डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, H/H1। तो आई डैश का वैल्यू, आई डैश इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंगल हम लोग क्या देखें यहाँ पे, 45 डिग्री। अब देखो व्हेन द लिक्विड इज पोर इन द कंटेनर, जब लिक्विड आएगा तो क्या हाल हुआ होगा इसका। तो जब लिक्विड आया होगा तो देखो अब ये पॉइंट यहां से आएगा और यहां से जाने के बाद ये रिफ्रैक्शन कुछ करेगा, फिर ये क्या होगा, ये वैल्यू तो एयर में पहले भी था, अभी भी एयर में ही है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगा। बट दिस एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंजेस, एंगल ऑफ इंसिडेंस चेंज हो जाएगा। उस कंडीशन में ये हाइट कितना है 2h और ये कितना है h, और ये हाइट कितना है 2h और ये h है। तो यहाँ से जब यूज करेंगे तो साइन आई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर ये है साइन आई, इसको देंगे तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा, h² और 2h²। तो 2h² 4, तो h बाय दिस इज इक्वल टू 1/√5, दिस इज इक्वल टू 1/√5। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√5 साइन आई इक्वल टू 1/√5 आ रहा है। और साइन आर जो है वो वैल्यू क्या है, जो पहले था वो अभी भी वही होगा। तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ अप्लाई कर दे रहे हैं। तो स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो क्या हो रहा होगा वैल्यू, स्नेल्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं तो म्यू इंटू साइन आई इक्वल्स टू एयर इंटू साइन आर, और आई डैश जो है वो यहाँ से अपोजिट होगा तो आर भी आई डैश के इक्वल होगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू साइन आई 1/√5, ये वैल्यू कितना है 1 इंटू 1/√2। दिस मीन्स म्यू इज इक्वल टू √5/2। म्यू का वैल्यू क्या हो रहा है, √5/2। इसका मतलब देखो जो हम लोग जब ये एयर था तो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा था, और जब यहाँ पे हम लोग क्या किए, लिक्विड किए, तो नीचे वाले पॉइंट से रिफ्लेक्शन होके बाहर जा रहा है वो, मतलब नीचे वाला पॉइंट ऊपर की तरफ शिफ्ट होके उसको दिखेगा, ये फिर और ऊपर जाके दिखेगा। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। द क्वेश्चन ऑफ IIT 2002, ये क्वेश्चन है IIT 202, इसलिए मेडिकल वाले उतना टेंशन मत लेना। अब देखो इस पे एक छोटा सा टॉपिक और इस पे छूटा हुआ है, दैट मीन्स द वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर फ्रॉम डिफरेंट मीडियम। तो हम लोग देखे थे कि वेलोसिटी ऑब्जर्व्ड बाय द ऑब्जर्वर फ्रॉम डिफरेंट मीडियम, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डिफरेंट मीडियम। तो कैसे होगा, यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, दिस ऑब्जर्वर इज एट x डिस्टेंस, ये क्या है ऑब्जर्वर, एंड एन ऑब्जेक्ट इज हियर, ऑब्जेक्ट ये कहाँ पे है y डिस्टेंस पे है ऑब्जेक्ट। द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट जो है विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात करेंगे, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, तो ये है वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट को v1 मान ले रहे हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर को क्या मान ले रहे हैं, v2 मान ले रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज v1 एंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज v2। डिपेंड करेगा कि वो ऊपर जा रहा है नीचे जा रहा है, उसके बेसिस पे प्लस और माइनस साइन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो अब यहाँ सबसे पहले देखो, यहाँ से देखते हैं, अगर पोजीशन की बात करो, एपेरेंट पोजीशन
apparent distance, apparent separation between ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर कितना है, ऑब्जर्वर, apparent separation between ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर कितना है, दिस इज इक्वल्स टू y, इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर म्यू है तो ऑब्जर्वर कहाँ पे अभी डेंसर में है तो दिख रहा होगा, तो क्या हो जाएगा म्यू टाइम्स y प्लस एक्स, ये होगा म्यू टाइम्स y प्लस एक्स, दिस इज, तो इसको हम लोग बोल देना कि अपेरेंट सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर, इसको चलो नाम हम लोग कुछ दे दे रहे हैं, मान लेते हैं कि चलो एस दे दिए, एस इज द सेपरेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। तो अब यहाँ पे जब वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी के लिए क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डी एस बाई डी टी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट टू, ये क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर, तो क्या हो जाएगा डी एस बाई डी टी इज इक्वल्स टू म्यू टाइम्स डी वाई बाई डी टी प्लस डी एक्स बाई डी टी, प्लस डी एक्स बाई डी टी, और डी एक्स बाई डी टी क्या है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो डी एक्स हमेशा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा होगा, देन दिस वेलोसिटी इज नेगेटिव। इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अपवर्ड, अगर ऑब्जर्वर किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डी एक्स बाई डी टी ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और ये किसके इक्वल होगा, यू के इक्वल होगा, मतलब यहाँ से हम लोग बात करेंगे तो वी टू के इक्वल होगा, तो यहाँ से देखो म्यू टाइम्स मल्टीप्लाई हो गया। अब ये दोनों डिफरेंट मीडियम में है तो इसमें भी क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा म्यू के बेसिस पे। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर विथ रिस्पेक्ट, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इन डिफरेंट मीडियम, इन डिफरेंट मीडियम। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, इफ द वेलोसिटी ऑफ फिश in upward direction is 5 meter per second with respect to surface. If velocity of fish in upward direction is 5 meter per second with respect to surface, and velocity of bird is in downward direction, with respect to surface is 4 meter per second, is 4 meter per second. Velocity of bird in downward direction with respect to surface is 4 meter per second. Then find the velocity of fish with respect to bird. Find number 1 velocity of fish with respect to bird, number 2 velocity of bird with respect to fish. Find the velocity of bird with respect to fish. ये दो हम लोग को फाइंड करना है। फर्स्ट केस में क्या फाइंड करना है कि वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, और दूसरे में क्या करना है विथ रिस्पेक्ट टू फिश। तो सबसे पहले देखो इसके लिए सोचना पड़ेगा कि हो क्या रहा हो, कंडीशन कैसा होगा। एक ऐसा कंडीशन होगा कि वाटर के अंदर में कौन है, बर्ड थोड़ी रहेगा, यहाँ पे कौन रहेगा, फिश कहाँ पे है, मान लेना कि एक्स डिस्टेंस पे है, और जो बर्ड है वो बर्ड कहाँ पे होगा, ये वाई डिस्टेंस पे होगा, एट वाई डिस्टेंस।
तो वेलोसिटी ऑफ फिश इज इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये ऊपर की तरफ है और ये किधर आ रहा है, नीचे आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग बात करेंगे तो dy बाई डी टी इज इक्वस टू, ये क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इज इक्वस टू कितना दिया हुआ है, dy बाई डी टी इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस इज 4 मीटर पर सेकेंड। ये क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस, सिमिलरली ये भी ऊपर जा रहा है तो x डिक्रीज हो रहा है, तो dx बाई डी टी ये क्या हो रहा है, माइनस में, ये किसके इक्वल होगा, 5 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस। हम लोग को सॉल्व करना है, फर्स्ट कंडीशन में क्या बोल रहा है कि फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, तो डिस्टेंस ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड इज इक्वल टू, फिश को कौन देख रहा है, बर्ड देख रहा होगा, बर्ड कहाँ पे है, बर्ड इज इन रेयर मीडियम और दिस इज डेंसर वाटर का 4/3, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, बर्ड देखेगा तो बर्ड सबसे पहले क्या देखेगा, वाई देखेगा, बर्ड देख रहा होगा तो जैसे वाई देखा, प्लस क्या देख रहा है वो, x डिवाइड बाई म्यू, क्यों, क्योंकि वो डिक्रीज करेगा डिस्टेंस तो x बाई म्यू, रेयर से कहाँ देख रहा है वो, डेंसर देख रहा है तो वो डिक्रीज करा तो x बाई म्यू। अब देखो हमको क्या फाइंड करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, तो वेलोसिटी के लिए क्या करेंगे, फॉर द वेलोसिटी वी हैव टू डिफरेंशिएट दिस टर्म, तो डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट करने पे क्या आएगा, डिफरेंशिएट करने पे क्या होगा, यहाँ से डिफरेंशिएट करो तो आ जाएगा वेलोसिटी, दैट मीन्स डी एस एफ बी बाई डी टी, वेलोसिटी ऑफ फिश विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड, आ गया y, तो dy बाई डी टी प्लस म्यू कॉन्स्टेंट है तो 1 बाई म्यू dx बाई डी टी, यहाँ पे एयर इसलिए हम म्यू लिखे नहीं तो क्या होगा, रिस्पेक्ट में होगा, विथ रिस्पेक्ट टू विथ रिस्पेक्ट टू 1, dy बाई डी टी इज इक्वल टू -4, dy बाई डी टी माइनस में 4 है, प्लस 1 बाई म्यू, म्यू कितना है 4/3, x इज इक्वल टू -5, द वैल्यू इज इक्वल टू -4 -15/3 -27 डिवाइड बाई 3 मीटर पर सेकेंड, -27/3 मीटर पर सेकेंड विथ रिस्पेक्ट टू क्या हुआ, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू बर्ड। सेकेंड केस विथ रिस्पेक्ट टू फिश, तो डिस्टेंस ऑफ बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश क्या होगा, फिश कहाँ पे है, फिश इज इन डेंसर मीडियम, तो फिश का x अपना दिख ही रहा होगा और ये क्या हो जाएगा, म्यू टाइम्स y, दिस इज इक्वल टू dx बाई डी टी प्लस म्यू टाइम्स dy बाई डी टी, ये क्या हो जाएगा, ds बर्ड विथ रिस्पेक्ट टू फिश बाई डी टी, dx बाई डी टी इज इक्वल टू गिवन है -5 प्लस म्यू का वैल्यू कितना है 4/3 इंटू -4, तो ये वैल्यू कितना हो गया, -5 प्लस 16/3, ये माइनस में होगा, दिस इज इक्वल टू 15 प्लस 16, तो -31/3 मीटर पर सेकेंड। तो देखो दोनों में क्या है, डिफरेंट वैल्यू आ रहा है, तो देखने वाला कौन देख रहा है उस पर डिपेंड कर रहा है, क्यों, क्योंकि जो मीडियम है वो डेंसर से रेयर और रेयर से डेंसर भी हो रहा था। इस तरह से वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। ओके, we'll move on the next topic, that is refraction through curved surface. Refraction through curved surface. Refraction through curved surface. Curved surface. The nature of surface is concave and convex. सरफेस का नेचर अगर देखेंगे तो वो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी कॉनकेव सरफेस हो सकता है और
कॉन्वेक्स सरफेस हो सकता है। तो किसी भी सरफेस के लिए ये एप्लीकेबल होगा। दिस इज वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सरफेसेस दैट इज कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो हम लोग एक एग्जांपल करेंगे कॉनकेव पे, कॉन्वेक्स पे। कॉनकेव के लिए भी वैसे ही होगा। देखो ये एक सरफेस कर्व सरफेस हो गया, ये कौन सा सरफेस है? दिस इज कॉन्वेक्स सरफेस। एक सरफेस ऐसा हो सकता है, दिस इज कॉनकेव सरफेस। इफ द सरफेस इज कर्व, तो सरफेस का अपना कोई सेंटर होगा। इफ द सरफेस इज कर्व, तो सरफेस का अपना कोई सेंटर होगा। दिस इज नॉन एज द सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे? दिस इज नॉन एज सेंटर। इन एनी पॉइंट नॉर्मल टू द सरफेस ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। किसी भी पॉइंट पे अगर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे सरफेस का, तो हमेशा वो पास कहाँ से करेगा? दैट इज ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। वो हमेशा उसके सेंटर से पास करेगा। किसी भी पॉइंट पे ड्रॉ करेंगे होगा, कहीं पे भी ड्रॉ करेंगे तो पास करेगा कहाँ से? सेंटर से पास करेगा। दिस इज द नॉर्मल। ये क्या हो जाएगा? इसका नॉर्मल होगा, ऑलवेज पासिस थ्रू द सेंटर। तो अब इसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और हम लोग रिफ्रैक्शन कराएंगे। इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम लोग क्या करेंगे? रिफ्रैक्शन कराएंगे। तो सबसे पहले देखो हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी कंसीडर अ रिफ्रैक्टिंग सरफेस। हम लोग क्या कर रहे हैं कि वी कंसीडर ए कर्व रिफ्रैक्टिंग सरफेस और इस कर्व को हम लोग मान रहे हैं भाई कैलकुलेशन इजी करने के लिए स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग सरफेस मतलब जो सरफेस होगा वो कैसा होगा? स्फेरिकल सरफेस होगा। स्फेरिकल सरफेस का मतलब क्या हो जाएगा? इस पूरे सरफेस पे देखो तो सारे का सेंटर जो होगा एक ही पॉइंट पे लाई करेगा। ऐसे स्फेरिकल होगा। चलो इधर वाले पार्ट में कुछ भी हो या ऐसे। एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस इज म्यू। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सरफेस इज म्यू। इसको बोल रहे हैं म्यू 2 और इसके जो आउटर पे है वो क्या है? म्यू 1। और जो सरफेस को प्लेस यहाँ पे किए हुए लाके वो क्या है? म्यू 1। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज म्यू 2 एंड म्यू 1। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड यहाँ पे एट O। An object is placed in a medium of refractive index mu1। ऑब्जेक्ट को हम लोग कहाँ पे प्लेस किए हैं? एक मीडियम में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है? mu1 है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हाइट वाला भी हो सकता है। अभी हम लोग सिंपली क्या करते हैं? कैलकुलेशन करने के लिए इजीली देख रहे हैं। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स mu1। अब इस ऑब्जेक्ट का क्या होगा? इस ऑब्जेक्ट से जो लाइट है वो जा रहा होगा ऐसे करके गया होगा कहीं पे भी। एक लाइट यहाँ से गया होगा, एक लाइट फिर वो सरफेस पे जाएगा। और इस सरफेस पे अगर बात करेंगे तो सरफेस पे ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से ड्रॉ क्या होगा? दिस इज द नॉर्मल। ये क्या है? नॉर्मल है। तो नॉर्मल के साथ जो एंगल बना रहा था, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। द एंगल मिक्स विद द नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब इसको जाना था इधर कहीं पे, तो अब ये जैसे ही मीडियम में आएगा तो मीडियम क्या हुआ? चेंज हो गया। मीडियम चेंज होगा तो क्या होगा? बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल। तो ये क्या होगा? नॉर्मल की तरफ बेंड करेगा। एंड दिस एंगल इज नोन एज आर। तो ये एंगल क्या हो जाएगा? आर। दिस आर इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। आर को क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। और आई इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस। अगर यही सरफेस मेरा क्या होता? यही सरफेस कॉनकेव नेचर का होता तो कैसे होता? कॉनकेव नेचर में तो अगर देखें कॉनकेव में तो यहाँ से जाता ये ऐसा क्या होता? तो ये नॉर्मल के साथ एंगल बना रहा है इंसिडेंस ये। अब यहाँ से क्या होगा कि इसको जाना था इस साइड पे,
तो ये बेंड करेगा इधर की तरफ, तो फिर ये इधर की तरफ जाएगा, तो वो डिफरेंट टाइप से बनेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो आई और आर पता हो गया, तो जिस पॉइंट पे कट किया उस पॉइंट पे क्या मिल रहा है हमको, इमेज। ये कट कहाँ पे कर रहा है, एक लाइन ये जा रहा होगा और एक लाइन ये आया, तो जहाँ पे कट किया वहाँ पे क्या हो रहा है, इमेज। इमेज इज ऑलवेज फॉर्म वेयर टू लाइट्स इंटरसेक्ट, मे बी इट इज वर्चुअल और इट इज रियल। तो अभी ये यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये कैसा हो रहा है, ये रियल इंटरसेक्ट हो रहा है, तो यहाँ पे इमेज फॉर्म हुआ। ठीक है, द डिस्टेंस दिस पॉइंट इज नोन एज ऑप्टिकल सेंटर, या हम लोग इसको पोल बोल रहे हैं, सेंटर जिसको मानने हुए। द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज नोन एज यू, और डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दिस इज नोन एज, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम दैट पॉइंट P इज नोन एज V, और जहाँ पे ये पॉइंट मीट कर रहा था दिस इज सेंटर, और ये वाला जो वैल्यू होगा डिस्टेंस सेंटर से जो है वो क्या है, R। क्लियर, द सेंटर डिस्टेंस जो होगा वो क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर इज R। देखो डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ था, ऑब्जेक्ट से जब लाइट गया सरफेस पे जाने के बाद वो क्या हुआ, बेंड हो गया किधर, नॉर्मल की तरफ, और जहाँ पे कट हुआ वहाँ पे क्या बना, इमेज बना। और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्या, आई है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज आर, जिस पॉइंट पे कट हुआ वो इमेज बना। द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल, इसको पोल मान ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, भी, और ऑब्जेक्ट से पी का डिस्टेंस जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यू, और P से C क्या है, C इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड C इज R। ये डिस्टेंस क्या है, R है। ओके, अब देखो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग कुछ एंगल को कैलकुलेट करने के लिए मेजर कर एज्यूम कर लेते हैं। दिस एंगल इज अल्फा, और ये एंगल जो है वो है बीटा, और ये वाला एंगल क्या है, गामा। अल्फा, बीटा एंड गामा। गामा क्या है, गामा, ये वाला एंगल गामा है, ये बीटा है, और ये क्या है, अल्फा। वेर अल्फा बीटा गामा आर द एंगल, अल्फा बीटा गामा आर द एंगल मेक्स विथ इंसिडेंस रे, क्या है उसके बाद, सेंटर से जो पास हो रहा है नॉर्मल और इमेज। अल्फा बीटा और गामा एंगल हम लोग कैलकुलेट किए वहाँ पे। अब देखो एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस टू दैट प्रिंसिपल एक्सिस। इस पे इस पॉइंट का नाम दे दे रहे हैं पी डैश। ये पॉइंट जो है यहाँ से इसको ड्रॉ किए पी डैश, इसको बोल दे रहे हैं एम। एम एंड पी डैश इज द परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखो, अब अगर देखेंगे तो अप्लाइंग स्नेल्स लॉ, according to the Snell's law, the relation of I and R पता चल जाएगा, μ1 into sin I is equals to μ2 into sin R। μ1 into sin I is equals to μ2 into sin R। These all are for the small apertures। तो यह सारा चीज़ को हम लोग किसके लिए कैलकुलेट करते हैं, फॉर स्मॉल एपर्चर। स्मॉल एपर्चर दैट मीन्स आई एंड आर एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, ये वेरी स्मॉल होगा। इन दिस केस साइन आई कैन बी रिटन एज टेन आई, और ये किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा, एंड साइन आर कैन बी रिटन एज टेन आर, और ये किसके इक्वल होगा, आर के इक्वल होगा। तो ये एजम्पशन हमने लिया कि ये स्मॉल एपर्चर के लिए वैलिड है। ये पूरा ऑप्टिक्स हम लोग के एजम्पशन पे ही वेस्ट होगा, क्योंकि दोनों केस में, इन केस ऑफ मिरर भी लिए थे हम लोग को, क्या लिए थे, स्मॉल अपर्चर, इसमें भी क्या ले रहे हैं, स्मॉल अपर्चर। तो वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू क्या हो जाएगा, μ1 इंटू आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। μ1 इंटू आई इज इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। दिस इज द बेसिक है।
ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको भी हम लोग याद करके रखते हैं। μ1 इंटू आई इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। अब देखो आई और आर को रिप्लेस करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ u एंड v, क्योंकि हम लोग यहाँ रिफ्लेक्शन से जो इमेज फॉर्म हो रहा है उस इमेज का पोजीशन कहाँ पे है वो हमको डिफाइन करना है। ओके, तो μ1 इज इक्वल μ1 इंटू आई इक्वल्स टू μ2 इंटू आर। अब इस रिलेशन को फाइंड करने के लिए u v और r को रिलेशन देखना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम लोग यूज़ कर लेते हैं एंगल अल्फा बीटा एंड गामा का। तो यहाँ से लिख सकते हैं क्या, टेन अल्फा इज इक्वल्स टू 10 परपेंडिकुलर मतलब एम पी डैश डिवाइड बाई बेस दैट मीन्स पी डैश इंटू ओ, एम पी डैश डिवाइड बाई पी डैश इंटू ओ। ये क्या हो जाएगा, 10 अल्फा। सिमिलरली अगर लिखना चाहेंगे तो 10 बीटा इज इक्वल्स टू एम पी डैश डिवाइड बाय पी डैश सी। 10 बीटा इज इक्वल्स टू एम पी डैश डिवाइड बाय पी डैश सी एंड 10 गामा इक्वल्स टू एम पी डैश डिवाइड बाय पी डैश इंटू आई, एम पी डैश डिवाइड बाय पी डैश इंटू आई। ये रिलेशन हमने देखा 10 अल्फा 10 बीटा एंड 10 गामा का ये वैल्यू है। अब हम लोग को रिलेशन फाइंड करना है अल्फा बीटा एंड गामा में, तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखो यहाँ पे। अल्फा एंड बीटा आर द इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल ओ एम एंड सी। तो यहाँ से ले सकते हैं कि इन ट्राइंगल ओ एम सी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू आई। ये दोनों इंटरनल एंगल है अल्फा और बीटा, आई क्या है, एक्सटर्नल एंगल। सम ऑफ इंटरनल एंगल इज इक्वल्स टू एक्सटर्नल एंगल। सिमिलरली बात करो यहाँ पे, अब एक ट्राइंगल हम लोग देख रहे हैं, कौन सा, इन ट्राइंगल सी एम आई। इन दिस ट्राइंगल आर, ये है आर प्लस गामा, दिस इज गामा इज इक्वल्स टू आर प्लस गामा इज इक्वल्स टू बीटा। आर प्लस गामा इज इक्वल्स टू बीटा, कन्फ्यूज मत होना, ये आर है ये गामा है। आर प्लस गामा इज इक्वल्स टू बीटा, आर प्लस गामा इज इक्वल्स टू बीटा। तो यहाँ से आप लिखेंगे तो आर इज इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा एंड आई इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा। आर इज इक्वल्स टू आई माइनस बीटा माइनस गामा, दिस इज गामा और आई इज इक्वल्स टू बीटा प्लस अल्फा। पुट द वैल्यू इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में वैल्यू को अगर हम लोग पुट करते हैं कहाँ पे, आई और आर को, तो हम लोग के पास कुछ नया टर्म आएगा। I1 इंटू बीटा प्लस अल्फा इज इक्वल्स टू μ2 इंटू बीटा माइनस गामा। अल्फा बीटा गामा, बीटा एक साइड आ जाएगा तो इसको कैलकुलेट करो इधर की तरफ, तो ये इधर आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल्स टू μ1 इंटू अल्फा, μ1 इंटू अल्फा माइनस μ2 इंटू गामा। ये माइनस इधर था तो ये माइनस इधर उठ के आएगा तो क्या होगा, प्लस μ2 इंटू गामा इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू बीटा। कोई कन्फ्यूजन नहीं, बस सिंप्लीफाई कर रहे हैं इसको। अब देखो यहाँ पे फॉर ए स्मॉल एंगल, सारा एंगल क्या है, स्मॉल अपर्चर के लिए एंगल आर स्मॉल। फॉर स्मॉल एंगल्स alpha can be written as 10 alpha, similarly beta can be written as 10 beta and gamma can be written as 10 gamma। तो इस वैल्यू को पुट करो तो दिस इज म्यू इंटू 10 अल्फा प्लस μ2 इंटू 10 गामा इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 इंटू 10 बीटा। μ2 माइनस μ1 इंटू 10 बीटा।
पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा। अल्फा इक्वल्स टू क्या था, μ1 इंटू एम पी डैश डिवाइड बाई पी डैश ओ प्लस μ2 एम पी डैश डिवाइड बाई पी डैश आई इज इक्वल्स टू क्या था, μ2 माइनस μ1 इंटू एम पी डैश डिवाइड बाय पी डैश सी, एम पी डैश डिवाइड बाय पी डैश सी। अब देखो यहाँ से सब में से कॉमन क्या आ रहा है, सब में से एम पी डैश कैंसिल आउट, दैट इज μ1 डिवाइड बाय पी डैश ओ प्लस μ2 डिवाइड बाय पी डैश आई इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय पी डैश सी। ये रिलेशन आ रहा है पी डैश सी। अब देखो यहाँ पे अप्लाइंग द वैल्यू ऑफ पी डैश ओ, पी डैश आई, पी डैश सी विथ प्रॉपर साइन। अब देखो यहाँ पे इफ अपर्चर इज स्मॉल देन पॉइंट P कोइंसाइड विथ P डैश, दैट इज P डैश O इज इक्वल टू PO, ये होगा। सिमिलरली P डैश I इज इक्वल टू PI एंड P डैश C इज इक्वल टू PC। ये कब होगा, जब बहुत छोटा एंगल है। तो अपर्चर छोटा हुआ तो जो पॉइंट होगा, पॉइंट क्या कर जाएगा, ये पॉइंट, दिस पॉइंट इज कोइंसाइड, ये पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाएगा। ये वैल्यू बहुत छोटा होगा तो ये पॉइंट आपस में कोइंसाइड कर जाएगा, दैट मीन्स P एंड P डैश कोइंसाइड। P और P डैश क्या हो जाएगा, एक जगह पे कोइंसाइड हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो तो जो वैल्यू आया विथ प्रॉपर साइन पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ डिस्टेंस विथ प्रॉपर साइन, दैट मीन्स PO ऑब्जेक्ट कहाँ पे था, लेफ्ट साइड में, विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन यहाँ पे भी यूज होगा। ये लेफ्ट साइड में है, लेफ्ट साइड में माइनस, दिस इज माइनस। सिमिलरली PI कहाँ पे, राइट में है तो प्लस V एंड PC इज ऑल्सो इन राइट साइड, दैट इज प्लस R। तो वैल्यू पुट करो और वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू हम लोग को मिल रहा है, जो वैल्यू पुट करेंगे, जो वैल्यू यहाँ से आ रहा था μ1 डिवाइड बाय दिस मच, इसका वैल्यू क्या है, माइनस U, μ2 डिवाइड बाय V, μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय क्या होगा यहाँ पे R। तो जब वैल्यू पुट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा क्या, देखो μ1 डिवाइड बाय माइनस U प्लस μ2 डिवाइड बाय V इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R। तो इसको रीअरेंज कर लो, दैट इज μ2 डिवाइड बाय V माइनस μ1 डिवाइड बाय U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय R। तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे, जहाँ पे इमेज बन रहा है, और ये क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहाँ पे, जहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो रिलेशन बिटवीन U, V एंड R is given by this formula for refraction through spherical surface। इसका मतलब रिफ्रैक्शन जब हो रहा होगा स्फेरिकल सरफेस से तो U, V और R में रिलेशन पता कर सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे इमेज जो है वो कहीं पे बना होगा, ये ऑब्जेक्ट अगर यहाँ पे है तो इसका इमेज जाके यहाँ से कहीं पे भी इमेज बना होगा, तो ये मान लेते क्या, उसका बना इमेज बना। इमेज इज इन द डिफरेंट मीडियम, इमेज कहाँ पे है, डिफरेंट मीडियम में बना, तो इसके बीच का जो ये आया रिलेशन, ये भी है, ये क्या U है, इसका अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा, R होगा। तो ये रिलेशन को हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। ओके,
और यहाँ से क्या होगा विथ, अब यहाँ से पुट द वैल्यू ऑफ यू वी एंड आर विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन। प्रॉपर साइन कन्वेंशन के साथ हम लोग ये वैल्यू पुट करेंगे तभी ये आएगा, नहीं तो फिर क्या होगा डिफरेंट वैल्यू आ जाएगा। साइन कन्वेंशन यूज करना पड़ेगा जैसे हम लोग मिरर में यूज किए थे, दैट मीन्स विथ प्रॉपर साइन कन्वेंशन ये यूज होगा। ओके, एक एग्जांपल के लिए देख लो। ए रिफ्रैक्टिंग सरफेस ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है 30 सेंटीमीटर। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ दिस सरफेस एट 15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द सरफेस इन 15 सेंटीमीटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ ए कैसा ये कॉन्वेक्स रिफ्रैक्टिंग सरफेस एट डिस्टेंस ऑफ 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 30 सेंटीमीटर और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ मटेरियल का कितना 3/2। तो बोल रहे फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन फाइंड करना है। तो ये अपनी फार्मूला ऑफ स्फेरिकल सरफेस पे इमेज फॉर्मेशन का जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा μ2/b माइनस μ1/u इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1/r। पुट द वैल्यू, सारा वैल्यू को पुट करेंगे। u इज इक्वल्स टू -15, क्यों? क्योंकि u किधर है लेफ्ट साइड है -15। r इज पॉजिटिव, r को पुट किए, कैलकुलेट करने के बाद यहाँ से जो वैल्यू आ रहा है दिस वैल्यू बिकम्स -13.33। इसका मतलब ये क्या हो रहा होगा इमेज कहीं पे इधर ही फॉर्म हो रहा होगा, इमेज कहीं पे इस साइड पे फॉर्म हो रहा होगा, -13.33 सेंटीमीटर पे इमेज फॉर्म हो रहा होगा। ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। क्वेश्चन लिख लो, इसको करो खुद से। ए कॉन्केव सरफेस ऑफ रेडियस आर, a concave surface of radius of curvature, convex surface of radius of curvature r is equals to 40 centimeter separated by two media of refractive index 4/3 and 3/2. An object is kept in the first medium at a distance of 20 centimeter from the surface. Calculate the position of image. Calculate the position of image. Answer V equals to -24 सेंटीमीटर। ये आंसर गिवन है, ठीक है। इसको ट्राई करो, इसको सॉल्व करो। आंसर इक्वल्स टू -24 सेंटीमीटर। अब देखो इमेज अगर फॉर्म होगा, इफ इमेज की हाइट को कंपेयर करना पड़ेगा तो इसके लिए हम लोग को यहाँ पे भी मैग्नीफिकेशन यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या यूज़ करेंगे मैग्नीफिकेशन यूज़ करेंगे। तो देखो मैग्नीफिकेशन इन रिफ्रैक्शन की बात करते हैं। मैग्नीफिकेशन ऑफ इमेज, मैग्नीफिकेशन, तो लेटरल मैग्नीफिकेशन, लेटरल मैग्नीफिकेशन क्या है? दिस इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज डिवाइड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज और ऑब्जेक्ट के हाइट के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। मैग्नीफिकेशन का मतलब वही होता है। अब यहाँ से देखो एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस हम लोग लिए थे, यहाँ से एक इमेज फॉर्म हो रहा होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का। ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ से मानते कि ये गया होगा, कुछ रिफ्रैक्शन हुआ होगा और यहाँ पे एक इमेज बनाया। दिस इज द इमेज और ये क्या है ऑब्जेक्ट। इमेज, ये रिफ्रैक्शन हुआ होगा इसलिए एंगल थोड़ा सा यहाँ पे बेंड कर गया, तो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा इमेज।
दिस डिस्टेंस इज v और ये डिस्टेंस क्या है, u है। ये डिस्टेंस क्या है, v है, और ये डिस्टेंस क्या है, u है। बट ये दोनों एंगल, ये एंगल I होगा तो ये एंगल क्या होगा, R होगा, और दोनों एंगल इक्वल नहीं है। अगर ये रिफ्लेक्शन हो रहा था तो I और R क्या था, इक्वल था, लेकिन यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो रहा है तो यहाँ पे I और R इक्वल नहीं होगा। तो द रेशियो, दिस इज AB एंड दिस इज A डैश एंड B डैश, वेयर इसको लिख सकते हैं क्या, A डैश B डैश डिवाइड बाई AB, मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू A डैश B डैश डिवाइड बाई AB। तो हम लोग को A डैश B डैश का रेशियो फाइंड करना है, तो कैसे रेशियो फाइंड करेंगे, तो देखो यहाँ पे टेन थीटा का यूज कर सकते हैं। टेन थीटा, तो टेन आई इज इक्वल्स टू यू, बेस है, और ये तो ए बी डिवाइड बाय यू, ए बी डिवाइड बाय यू। सिमिलरली टेन आर इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश डिवाइड बाय वी, और दोनों का जब रेशियो ले लेते हैं, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल्स टू, डिवाइड कर लो, ए डैश बी डैश डिवाइड बाई ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश बाय वी, और यहाँ पे यू इज इक्वल्स टू टेन आर डिवाइड बाय टेन आई इज इक्वल्स टू टेन आर डिवाइड बाय टेन आई। फॉर स्मॉल एंगल, साइन आई इक्वल्स टू टेन आई। सिमिलरली साइन आर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, टेन आर। तो यहाँ से जब वैल्यू पुट करेंगे, इस वैल्यू को हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन आर डिवाइड बाय साइन आई। और स्नेल्स लॉ अप्लाई अगर यहाँ पे हुआ होगा, अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ व्हाट वी कैन राइट, म्यू वन, ये बाहर का मीडियम है म्यू वन, और ये क्या है म्यू वन इंटू साइन आई इक्वल्स टू म्यू टू इंटू साइन आर। तो साइन आर बाय साइन आई कैन बी रिटेन एज म्यू वन बाय म्यू टू, म्यू वन बाय म्यू टू, म्यू वन डिवाइड बाय म्यू टू। तो जब यहाँ पे वैल्यू लिख रहे थे हम लोग, तो इसका वैल्यू पुट करो, तो दिस, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या, म्यू वन बाय म्यू टू, एंड सिंप्लीफाई और अच्छे से अगर करते हैं, बढ़िया सिंप्लीफाई करने पे क्या आता है वैल्यू, तो वैल्यू आ रहा है ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल्स टू ए डैश बी डैश बाई ए बी इज इक्वल्स टू वी डिवाइड बाई यू इंटू म्यू वन डिवाइड बाय म्यू टू, म्यू वन डिवाइड बाय म्यू टू। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं वी डिवाइड बाई यू टू डिवाइड बाई यू डिवाइड बाई म्यू वन, वी डिवाइड बाई म्यू टू और यू डिवाइड बाय म्यू वन। मतलब जहाँ पे क्या है, इमेज बन रहा है, और जहाँ पे ऑब्जेक्ट बन रहा है, दिस इज नोन एज एम। यहाँ पे ये एम कौन सा मैग्निफिकेशन है, ये है लेटरल मैग्निफिकेशन, सिमिलरली अगर हम लोग बात करेंगे, लेटरल के बाद क्या था, एक देखे थे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। तो देखो रिलेशन क्या था, म्यू टू बाई वी माइनस म्यू वन बाई यू इज इक्वल्स टू म्यू टू माइनस म्यू वन बाई आर। ये पूरा टर्म क्या है, कांस्टेंट है। तो जब ये करेंगे तो डिफरेंशिएशन करते हैं ना, लोग क्या चाहिए, डी वी बाई डी यू चाहिए, दिस इज नॉन एज लॉन्गिट्यूडनल, इसी को तो लॉन्गिट्यूडनल बोले थे। तो जब डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ से सेम वैल्यू आएगा, तो क्या हो जाएगा कि डी वी बाई डी यू इज इक्वल्स टू मैग्निफिकेशन लॉन्गिट्यूडनल, ये आ जाएगा किसके इक्वल आएगा, दिस इज इक्वल्स टू म्यू वन बाय म्यू वन बाय म्यू टू इंटू वी बाई यू का होल स्क्वायर, वी बाई यू का होल स्क्वायर। मतलब लॉन्गिट्यूडनल इज इक्वल्स टू म्यू टू बाय म्यू वन इंटू वी बाई यू का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा, माइनस समथिंग म्यू टू डिवाइड बाई वी स्क्वायर इंटू डी वी। इसको करेंगे तो माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये वैल्यू, दिस इज द लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन। दैट मीन्स इन केस ऑफ
मिरर जो मैग्नीफिकेशन था और इसमें मैग्नीफिकेशन आ रहा है स्फेरिकल सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस पे क्या हो रहा है डिफरेंस, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, μ1/μ2 से मल्टीप्लिकेशन करके हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर ले रहे हैं। तो दिस इज द रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू सरफेस। एक क्वेश्चन करते हैं इस पे, क्वेश्चन लिखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 mm, an object of height 1 mm is placed inside a sphere of refractive index inside a sphere of refractive index 2 and radius of curvature is 20 centimeter. Radius of curvature is 20 centimeter as shown in the figure. Find the position and size of its image. Find the position and the size of its image. तो डायग्राम इज गिवन, डायग्राम दिया हुआ है, डायग्राम एक स्फेयर है, इस स्फेयर में क्या है कि कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए गिवन है स्फेयर का, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द स्फेयर म्यू इज इक्वल्स टू 2 और बाहर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो एयर है, वो 1 दिया हुआ है। अब ये जो लाइन है सेंटर से पास कर रहा है, इसका जो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गिवन 20 सेंटीमीटर और ऑब्जेक्ट को प्लेस किए हैं कहाँ पे, ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है यहाँ से लेके 30 सेंटीमीटर पे और ये क्या है 1 mm, इसका हाइट है 1 mm और ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द सरफेस, ये वाला सरफेस से। अब बोल रहा है कि इसका जो इमेज फॉर्म होगा वो इमेज कहाँ से फॉर्म होगा, ऑब्जर्वर इज एट हियर, ऑब्जर्वर अगर यहाँ होगा तो, अगर ये ऑब्जर्वर यहाँ है तो यहाँ से रिफ्लेक्शन करा के कोई फायदा है क्या, देखो सोचो, अगर ऑब्जर्वर को हम लोग इस साइड पे रखें लेफ्ट साइड पे, तो राइट साइड पे अगर हम लोग क्या कराएंगे रिफ्रैक्शन कराएंगे तो फायदा है, दिखेगा उसको क्या, नहीं दिखेगा। तो रिफ्रैक्शन कौन सा सरफेस से लेना होगा, लेफ्ट वाले सरफेस से लेना होगा। इसका मतलब ऑल द डाटा, ऑल द वैल्यू विल बी कैलकुलेटेड विथ रिस्पेक्ट टू लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड को हम लोग क्या मान ले रहे हैं, इसको मान लिए हम लोग P मान ले रहे हैं, पोल ओरिजिन मान लिए, ओरिजिन से राइट साइड पे जा रहे हैं तो वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव और नेगेटिव होगा, ओरिजिन से राइट साइड जा रहे हैं तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दिस वैल्यू इज पॉजिटिव। तो u इज इक्वल्स टू प्लस 30 सेंटीमीटर, r इज इक्वल्स टू प्लस 20 सेंटीमीटर, r इज इक्वल्स टू प्लस 20 सेंटीमीटर। v नहीं पता, ये हमको कैलकुलेट करना होगा, v का वैल्यू हमें पता नहीं है, v हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, यूजिंग द गिवन फॉर्मूला, फॉर्मूला कौन सा फॉर्मूला है, μ2 बाय v माइनस μ1 बाय u इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय r। अब यहाँ पे 2 कौन सा है और 1 कौन सा है, 2 मतलब जहाँ से इमेज को देख रहे हैं, इमेज इज ऑब्जर्व फ्रॉम आउटसाइड, मतलब एयर से, इन दिस केस μ2 इज इक्वल्स टू 1 एंड μ1 इज इक्वल्स टू 2। बाहर से देख रहे हैं तो μ1 इज इक्वल्स टू 2 एंड μ2 इज इक्वल्स टू 1। तो वैल्यू पुट करो, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा कि 1 डिवाइड बाय v नहीं पता, माइनस 2 डिवाइड बाय 30 प्लस में है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा कि 1 माइनस 2 डिवाइड बाय 20,
तो 1/v इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 1/15, यहाँ से हो गया -1/20, दैट इज v इज इक्वल टू 15 इंटू 20 डिवाइड बाय 553, दैट इज v इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर। v इज इक्वल टू +60 सेंटीमीटर। +60 सेंटीमीटर क्या बता रहा है, तो +60 सेंटीमीटर साइन इंडिकेट दैट द इमेज इज अपेयर एट द राइट साइड ऑफ p। p के राइट साइड पे ये हो रहा होगा। ये कितना हो गया, ये है 20 20 40, और यहाँ से दैट मीन्स यहाँ पे इमेज बन रहा होगा, कहीं पे भी इमेज जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, इमेज यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा। तो इमेज जो यहाँ पे फॉर्म हो रहा होगा, तो अब इमेज का हाइट कैसे पता चलेगा, तो हाइट ऑफ इमेज इज गिवन बाय द मैग्निफिकेशन। देखो यहाँ से रिफ्लेक्शन करा लो, तो यहाँ से जैसे कि लाइट आएगा ऐसे करके आओ, कहीं पे भी ऐसे आएगा, फिर ये क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ आई बना रहा होगा, तो ये यहाँ से रिफ्लेक्शन होकर ऐसे आ रहा होगा, तो फिर यहाँ पे पहुँचा, ऐसे पहुँचा होगा, और फिर इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, इसका मैग्निफिकेशन हम लोग कैलकुलेट करेंगे। मैग्निफिकेशन कैसे कैलकुलेट होगा, द मैग्निफिकेशन इज गिवन बाय द फॉर्मूला। मैग्निफिकेशन क्या था, m इज इक्वल टू u1 बाय μ2 इंटू v डिवाइड बाई u। μ1 2 डिवाइड बाय μ1 1, v कितना है, v इज 60, u इज 30, दोनों पॉजिटिव था, तो ये काटे तो वैल्यू कितना हो जा रहा है 2, दैट इज मैग्निफिकेशन इक्वल्स टू 4। इन द मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 mm, दिस इज इक्वल्स टू 4 mm। तो हाइट ऑफ इमेज इज 4 mm एंड द नेचर कैसा होगा, नेचर जो होगा वो वर्चुअल होगा, और कहाँ पे बनेगा, एट द 60 सेंटीमीटर फ्रॉम इतना, और हम लोग बोल सकते हैं क्या, 40 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस, सेंटर ऑफ द स्फेयर के सेंटर से 40 सेंटीमीटर पे वो बनेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नेचर ऑफ क्या था, वर्चुअल, और हाइट कितना है 4 mm। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा कि जो रिफ्रैक्शन हो रहा होगा, तो ये कुछ इस तरह से पीछे की तरफ आगे जा रहा होगा, ऐसे जा रहा होगा। एक रिफ्रैक्शन कुछ यहाँ से ऐसे आया होगा, कुछ ऐसे रिफ्लेक्शन हुआ होगा, तो ये भी कुछ पीछे की तरफ गया होगा। तो ये दोनों जहाँ पे कट हुआ वहाँ पे क्या बन रहा है, इमेज फॉर्म हो रहा है, और इस इमेज का हाइट कितना है, 4 mm है। यहाँ पे हाइट क्या होगा, 4 mm होगा, ठीक है। तो क्लियर, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस, ठीक है। अब इसी में अगर हम लोग यूज करेंगे क्या, दो स्फेयर को एक साथ कंबाइन कर दिया ऐसे करके, और एक दूसरे स्फेयर तो कुछ ऐसे करके कंबाइन किए, तो इसका मतलब क्या हो रहा होगा, ये है μ1, ये क्या हो जाएगा μ2, और ये क्या होगा μ3। एक μ1 है, दूसरा क्या है μ2 है, और फिर बाहर में क्या है, इधर कोई दूसरा मीडियम होगा μ3। इन दिस केस यहाँ पे क्या होगा कि पहले इस सरफेस से इंटरफेस होगा, इस सरफेस पे यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा कि μ2 डिवाइड बाई v1 माइनस μ1 डिवाइड बाई u1 इज इक्वल्स टू μ2 माइनस फ्यू1 डिवाइड बाई r1। r1 मतलब इसका वाला, ये रेडियस है क्या r1, दिस इज r1। अब फोर्स फ्रॉम द सेकेंड सरफेस की बात करेंगे, तो सेकेंड सरफेस पे जब यूज होगा, तो सेकेंड सरफेस पे जो यूज होगा, जो इमेज फॉर्म होगा वो सेकेंड सरफेस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। उस केस में क्या हो जाएगा कि μ2 के बाद बाहर निकल रहा है, तो कहाँ निकल रहा है μ3, तो μ3 डिवाइड बाई v क्या फाइनल v माइनस μ2 डिवाइड बाय v1 इज इक्वल्स टू, कहाँ जा रहा है μ3 माइनस μ2 डिवाइड बाय r, ये r1 था तो ये क्या हो जाएगा r2, ये क्या हो जाएगा r2, तो ये हो जाएगा सेकेंड सरफेस।
हम लोग को एक्चुअली में क्या होगा कि दोनों को जब ऐड कर लेंगे तो ये वैल्यू और ये वैल्यू कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों कॉमन आ गया दोनों पॉइंट के लिए। तो यहाँ से जो रिलेशन आ जाएगा, दैट रिलेशन इज μ3/v माइनस μ1/u, ये u1 को u बोल दे रहे हैं, जो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो μ3 माइनस μ2 प्लस μ2 माइनस μ1 डिवाइड बाय यहाँ पे ये इक्वल नहीं होगा, दिस इज डिवाइड बाय R1, और ये वैल्यू क्या है यहाँ पे, ये वैल्यू हो जाएगा, ये R1 होगा और ये क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। यहाँ पे ये इक्वल नहीं है। अगर दोनों R1 R2 इक्वल है तो कॉमन ले लेंगे, और यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3 का ही काम रोल आएगा, प्ले होगा। ठीक है, तो उस बेसिस पे हम लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मोर देन 2 और 3 इंटरफेस हुआ तो इस पे भी बेस्ट हम लोग कुछ प्रॉब्लम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग क्या, लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला का मतलब क्या हुआ कि लेंस बनाने के लिए सबसे पहले फोकल लेंथ रिक्वायर्ड है, तो फोकल लेंथ ऑफ लेंस इज डिपेंड्स ऑन विच पैरामीटर। उसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे लेंस फार्मूला, मैग्निफिकेशन, ये सब। ठीक है, थैंक यू।